हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आई न्यू दिस कि आप सुबह से वेट कर रहे होंगे कि आज मैम ने कुछ अपडेट नहीं किया है, राइट? तो आई नो दिस कि आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस तो आप बहुत ज्यादा नहीं देख पा रहे हैं। आप आंसर्स देख लेते हैं या फिर प्रैक्टिस पे उतर गए हैं, क्योंकि आपका पूरा गाला देखो इस बार का जो पेपर है आपका मोस्टली गाला में से ही ज्यादातर स्कूलों में पूछा जाता है। तो अभी हमने पूरा इको बीओ अकाउंट स्टैट्स के आपके पूरा गाला के सॉल्यूशन, चाहे वो चारों में से कोई से भी सब्जेक्ट हो, आपको मिल गए होंगे। आप सबकी डिमांड आ रही है इंग्लिश की, पर आई एम ट्राइंग, पर कोई मेरे को मिल नहीं रहा है इंग्लिश का, और आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टीच यू इंग्लिश, राइट? क्योंकि मैं जितनी अकाउंट्स में सॉलिड हूँ तो इंग्लिश में नहीं, ठीक है? और एक और चीज, तो उसके लिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। हमारी फैकल्टीज से हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई इंग्लिश का बना सकता है तो। लेकिन आप अभी जो परेशान हो रहे हैं सेक्शन बी, और आपको एक एक चैप्टर, एक एक पेपर का जाके जो सेक्शन बी देखना पड़ रहा है, तो मैंने ऐसा करा है कि पूरा सेक्शन बी, क्योंकि थ्योरी पोर्शन है तो अकाउंट्स का पूरा सेक्शन बी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो सुन लीजिए। कुछ 60 क्वेश्चन होंगे, हर पेपर में 10 क्वेश्चन है, तो टोटल मिला के 60 क्वेश्चन होंगे। तो 60 में से ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये एक वन वीडियो में पूरा सेक्शन भी आपको मिल जाएगा। साथ ही में आपको इस वीडियो के लास्ट में पीडीएफ भी मिल जाएगी। पर बच्चों, पीडीएफ देखने से पहले पूरा सुन लेना। रीजन ये है, सुन लोगे तो याद ही हो जाएगा एट द टाइम, है ना? एक्सप्लेनेशन के साथ होता है, इसलिए तो आप सुन लोगे तो आपको याद ही हो जाएगा, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो करते हैं हम सेक्शन बी ऑफ पेपर 1 2 6 एक साथ। आ जाओ मेरे साथ फटाफट मेरे कॉपीराइट स्टेटमेंट पे। लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। लेकिन एक और चीज, हम 2 स्लोगन पे काम कर रहे हैं, अब की बार 90 पार और सबका साथ सबका विकास। तो अब की बार 90 पार तो हो ही जाएंगे आपके, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ चुके हो। और सबका साथ सबका विकास में आपको मेरी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जाके देखो, रोज के मैं कम से कम 5-5 वीडियो चढ़ा रही हूँ सिर्फ 12th के लिए। तो पता कितना इंपॉर्टेंट चीजें आप मिस आउट कर रहे हो। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। और आज हम फटाफट करते हैं सेक्शन बी ऑफ ऑल द पेपर्स 1 2 6। ओके, तो लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। स्टैटिस्टिक्स गाला पेपर सॉल्यूशन, पेपर नंबर 1 सेक्शन बी, ठीक है? चलो बाकी वीडियोस अगर आपको देख रहे हैं कोई भी अकाउंट सेट्स इको बी हो, तो आपको मिलेंगे मेरे YouTube इसी चैनल पे। तो बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? चलो आ जाओ फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ पेपर 1 सेक्शन बी। राइट द फॉर्मूला ऑफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। चलो बताओ, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कौन से चैप्टर में पढ़ा है आपने? इंडेक्स नंबर में। वेरी गुड। तो आप क्या करोगे फॉर्मूला याद रखने के लिए? तो आप याद, करंट ईयर का जो प्राइस है आपका, होलसेल प्राइस ऑफ करंट ईयर इंडेक्स नंबर, उसमें से होलसेल प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर इंडेक्स नंबर वो माइनस कर दो और प्रीवियस से डिवाइड कर दो इनटू 100। अल्टीमेटली डिफरेंस बिटवीन अ करंट ईयर प्राइस एंड प्रीवियस ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100। यही तो करते थे हम। 30 हमेशा नीचे आएगा। तो जो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है आपका, होल प्राइस इंडेक्स नंबर है, जैसे आपका 200 है, और जो बेस ईयर का था, मान लो बेस ईयर का 150 था, डिवाइडेड बाय 150 इनटू 100। सो यू विल गेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ध्यान रखना नीचे प्रीवियस ईयर है। व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड? तो बताओ स्कैटर डायग्राम मेथड की लिमिटेशन क्या थी? कि वो ग्राफिकल मेथड है, तो एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है, हमें कोई नंबर नहीं देता। तो लेट्स रीड limitation of a graphical representation has scattered graphically represented. The main limitation is that it shows the nature and strength of the relationship graphically. कैसे दिखाता है ये? ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देता है, बट डज नॉट प्रोवाइड न्यूमेरिकल मेजर। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल मेजर वैल्यू नहीं देता है ऑफ द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसलिए यही इसकी क्या बन जाती है? लिमिटेशन बन जाती है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलती है, ठीक है? चलो तो यही पूछा गया था। थर्ड देख लो, विल द रिग्रेशन कोएफिशिएंट चेंज इट्स वैल्यू ऑफ बोथ द वेरिएबल x एंड y आर डबल?
विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्केल। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्केल का मतलब बताओ कि जैसे x को, जैसे x यहाँ है, y यहाँ है, अब इसको 10% से बढ़ाया गया तो ये इतना बड़ा, और इसको भी 10% से बढ़ाया गया तो ये भी इतना बड़ा, तो अल्टीमेटली डिफरेंस उतना ही रहेगा। आप समझो ना, देखो x है, x 10 रुपए है, y है, y आपका 20 रुपए है। अब दोनों को 10-10% से बढ़ाते हैं तो ये 11 रुपए हो गया और ये 22 रुपए हो गया। तो भी इसमें भी डिफरेंस कितने का था? 10 का था। इसमें भी डिफरेंस कितने का रहेगा? 10 का ही रहेगा। तो अल्टीमेटली दोनों को जब सेम स्केल से बढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्केल। तो उसका फर्क पड़ेगा क्या? उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। नो, देखो क्या आंसर है हमारा? नो, द रिग्रेशन लाइन कोएफिशिएंट इज independent of change of origin but not independent of the change of scale। change of scale का उस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। however if both the variables are double by the same scale the ratio remain same and the coefficient does not change। okay, तो you have to write the answer like this only। मैं आपको explain कर रही हूँ। okay, explanation आपको ऐसे ही लिखना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पर पहले आप समझ लो ऐसा क्यों है। समझ लोगे तो याद करने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द लीनियर इक्वेशन फिटेड यूजिंग द डेटा 7 वीक्स। तो आपको एक लीनियर लाइन बनानी है और लाइन वो क्या रखना है? डेटा टी क्या टाइम क्या रखना है? 7 वीक रखना है फॉर अ वेरिएबल। और उसकी लाइन, रिग्रेशन लाइन क्या है हमारी? ये। तो टी की जगह क्या रख देना? 7। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y फॉर द 8 वीक। तो आपको 8 वीक, अच्छा सॉरी 7 वीक का दे रखा है, 8 वीक का आपको निकालना है। तो टी की जगह y कैप निकालना है, यानी तो y कैप निकालना 8 वीक का। तो टी की जगह क्या रख देना? 8। तो 25.1 माइनस, देखो मैं करके बता देती हूँ, 20, ये किसकी जरूरत नहीं है। y कैप इज इक्वल टू 25.1 माइनस 1.5। टी की जगह क्या रखना? 8। मल्टीप्लाई करो 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो सो यू विल गेट 12। तो 25.1 माइनस 12, सो द आंसर इज 13.1। वाई कैप निकालना है और आपको जो लीनियर लाइन दे रखी थी वो कितने की दे रखी थी? 7 वीक्स की दे रखी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सो t इज इक्वल टू 8 है। राइट द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं यानी जो एक इवेंट दूसरे इवेंट से बिल्कुल अलग है, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है वहां पे? फाई होता है। फाई मतलब जीरो, नो इंटरसेक्शन। तो टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट, देखो क्या वर्ड लिखा है, if the occurrence of one event prevents, रोकता है, the occurrence of other event at the same time। okay, तो उसको बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इट्स सेड टू बी अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ऐसा लिख लेना। ठीक है, is called म्यूचुअल, अच्छा लिखा हुआ ही है, सॉरी सही है, लिखा हुआ ही तो है, ये रहा ना, ये रहा। ठीक है, टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स, रोकता है, द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वहां पे इंटरसेक्शन क्या होता है? फाई होता है, जीरो होता है, वहां पे कोई इंटरसेक्शन नहीं होता। और आपको अगर डायग्राम याद हो तो इसका कुछ डायग्राम ऐसे था। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है क्या? नो। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। मीन ऑफ अ सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन बोला है तो मीन क्या होता है सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? एन और पी। ठीक है, सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जहां पे एन और क्यू, सॉरी P, प्रोबेबिलिटी P एंड Q, यानी सक्सेस का और नॉन सक्सेस का या अनसक्सेस का, दोनों का क्या होता है? बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी ऐसे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये भी 0.5 और ये भी 0.5। तो वहां पे P और Q क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पूरी आपके पास जितना भी डेटा है उसको आप बराबर बराबर भागते हो, यानी सक्सेस और नॉन सक्सेस, यानी
अनसक्सेस वो की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इक्वल इक्वल होती है। एक्सक्यूज मी बच्चों। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर एन, तो आपको पैरामीटर्स एन की वैल्यू निकालिए। तो एनपी दे रखा है आपको कितना, 9। अब इसमें आपको पी पता है, पी क्या है आपका 0.5, एन आपके पास है नहीं और ये 9 है, पी उधर ले जाओ। तो एन इज इक्वल टू 9 इंटू 0.5, सो यू विल गेट 18। ओके, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है? ओके, तो आगे चलते हैं हम। एक मिनट, चलो ये हो गया है। स्टैंडर्ड स्कोर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड स्कोर क्या होता है बताओ फटाफट। स्टैंडर्ड स्कोर मतलब Z स्कोर। तो Z स्कोर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बताओ यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। व्हाई, रीजन बताओ। बताती हूँ, देखो देखो एक्चुअली क्या होता है, Z का आपका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड स्कोर मतलब Z स्कोर। Z स्कोर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ये तीनों ही जो होते हैं ना, ये तीनों ही जो वैल्यूज है ना, ये x की, x बार की और स्टैंडर्ड डिवीजन की, वो तीनों ही किसी एक यूनिट के होंगे, जैसे मीटर मीटर मीटर। तो जब आप मीटर, जैसे x अगर 15 मीटर है तो 15 मीटर माइनस एवरेज आ रहा है मान लो उसका 5 मीटर और स्टैंडर्ड डिवीजन है 3 मीटर, तो आप माइनस करोगे तो m एम एम, तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, 10 मीटर्स अपॉन 3 मीटर्स, है ना। तो मीटर से मीटर चला गया, तो ये देखो अब यूनिट फ्री हो गया, मतलब यूनिट है ही नहीं, इसलिए वो क्या होता है, यूनिट फ्री। जेड स्कोर बोल रहा है, तो जेड स्कोर क्या होता है, यूनिट फ्री होता है, उसको मतलब उसको आप उसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो ये रीजन ये है कि एक्स, एक्स बार और स्टैंडर्ड तीनों सेम यूनिट के होते हैं, और तीनों सेम यूनिट के होते हैं तो यूनिट से यूनिट कट हो जाता है, तो वो यूनिट फ्री हो जाता है। और स्टैंडर्ड स्कोर यानी ध्यान रखना जेड स्कोर की बात कर रहा है, ठीक है। चलो, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीन डिवीजन फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 12। फाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन। तो हमने जो प्रॉपर्टीज दे रखी है उसमें दे रखा है कि मीन डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन है बच्चों। मीन डिवीजन का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 455 स्टैंडर्ड डिवीजन, 455 स्टैंडर्ड डिवीजन। तो अब लिख लो, तो देखो आपको क्या दे रखा था, मीन डिवीजन, मीन डिवीजन दे रखा है, तो मीन डिवीजन 12 हो गया इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डिवीजन। अब स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो 4/5 को इधर ले जाओ, तो 12 इंटू रिवर्स हो जाएंगे ये 5/4 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन। अब स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो, 4 1 4 4 3 12, तो स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू 5 3 15, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन है, ओके। चलो नेक्स्ट, इफ लिमिट फंक्शन दे रखा है, x की वैल्यू रखनी है -1, 4x प्लस k इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो x 4, अब x की जगह क्या रखना है मुझे, -1 रखना है प्लस k इज इक्वल टू 6। अब तो आप कर सकते हो, तो ये -4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 6 प्लस 4, तो हो जाएगा k इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 4 जैसे ये दे रखा है, ठीक है। चलो, गिव द मीनिंग ऑफ अ मार्जिनल कॉस्ट। तो देखो इन्होंने बहुत गंदी डेफिनेशन लिख के दी थी, मैंने ढंग से लिख दिया। देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, जैसे कॉस्ट की बात कर रहा है तो एक, जैसे मैं अभी 10 यूनिट बना रही थी, अगर मेरे मानो फॉर एन एग्जांपल 10 यूनिट बनाने की कॉस्ट आती है मेरी 200 रुपए, ठीक है। अब मैं अगर उसी 11 यूनिट बनाती हूँ उसकी, तो 11 यूनिट से मेरी टोटल कॉस्ट हो जाती है 220 रुपए। ये मेरी टोटल कॉस्ट है, ये क्या है मेरी टोटल कॉस्ट, और ये यूनिट है, ठीक है। तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आएगी, 20 आएगी। कितनी आएगी, 20। यानी एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के कारण आपकी टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो फॉर्मूला भी ऐसे ही है, देखो फॉर्मूले से याद हो जाएगा। देखो क्या फॉर्मूला है, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो देख लो आप, चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है, 220 माइनस 200, तो कितना आया 20, 20 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर कितना आया 20, ठीक है। तो देखो यही जो फॉर्मूला है वही डेफिनेशन में लिखना है। इफ द एडिशनल कॉस्ट, नहीं, इट इज द मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड बाय द बिजनेस और बाय द फर्म टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ
आउटपुट। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के कारण, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के कारण आपकी कॉस्ट में जो ज्यादा चेंजेस हुए हैं, यानी कॉस्ट जो आप इंकर्ड कर रहे हो उसको ही क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो इट इज द एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा, तो इट इज द एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड बाय द बिजनेस और अ फर्म टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट, एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के कारण जो भी आपका आउटपुट होता है उसमें एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के कारण आपकी कॉस्ट कितने से बढ़ रही है, उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, ये जो आपका ट्राइंगल का साइन है ये चेंज इन है, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्यू क्वांटिटी। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, देख लो आप, ठीक है। तो ये डेफिनेशन वो जो मैंने कट की वो वाली मत लिखना, ऊपर वाली जो मैंने लिखा है वो लिखना आप लोग, ओके। और ये मैंने आपको समझा ही दिया। अगर अब आपको इस पेपर के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और बेटा नया साल है, भले नया साल है, लेकिन बी state the formula to determine the purchasing power of money as well as real wages। so real wages का फॉर्मूला तो आपने क्वेश्चन में भी देखा होगा, परचेजिंग पावर का हो सकता है आपके क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जल्दी से पूछा नहीं जाता, तो बच्चों लर्न कर लो फॉर्मूला। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100, ठीक है। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100। और रियल वेज का फॉर्मूला होता है एवरेज मंथली वेजेस, क्या, एवरेज मंथली वेजेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो दोनों के नीचे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, परचेसिंग पावर में ऊपर 1 लिखना है और रियल वेजेस में आपको वेजेस लिखना है, एवरेज मंथली वेजेस, ठीक है। चलो नंबर 2, डिफाइन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड स्टेट द बेसिक फॉर्मूला फॉर इट्स कैलकुलेशन। तो बताओ कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, आर। तो द न्यूमेरिकल मेजर बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी दो जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो एक के बढ़ने या कम होने से दूसरे पर क्या इफेक्ट होती है, दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट होती है, इसी को बोलते हैं कोरिलेशन। तो देखो इसी के हिसाब से डेफिनेशन दिया है, और वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो आंसर आता है, आपको एक नंबर मिलता है। तो द न्यूमेरिकल मेजर जो क्या शो करता है हमें, स्ट्रेंथ शो करता है, किसकी, बिटवीन टू वेरिएबल्स की। तो the linear measure showing the strength of a linear correlation between two variables is called correlation coefficient। और फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला आपको देना है उसका, तो आप सिंपल फॉर्मूला किसका, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। तो बच्चों देखो ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली प्रॉपर नहीं लिखा हुआ, तो आप ढंग से लिखना। हाँ देखो मैं लिखवा देती हूँ, चलो आपको, R इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई, जल्दी मेरे साथ फॉर्मूला बोलो, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन रूट में एन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है ये। तो इस तरीके से लिखना, ऐसे मत लिखना, ये मत लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रही हूं, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, फिर अगेन रूट में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूला लिखोगे, ऐसे मत लिखना। चलो फटाफट हमारे साथ फॉर्मूला बोलो, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन रूट में एन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स, नहीं सॉरी, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, फिर रूट में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो देखो मैंने फटाफट जैसे बोला है, ऐसे आपको भी मुंह जबानी फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। चलो which are the methods for fitting a regression line, mention the name of best method। तो बताओ कौन से मेथड है रिग्रेशन लाइन को फिट करने के, दो मेथड है, वेरी गुड, कौन कौन से, स्कैटर डायग्राम और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। कौन कौन से मेथड है, स्कैटर डायग्राम और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। कौन सा बेस्ट है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि स्कैटर डायग्राम हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता, उसका लिमिटेशन क्या है कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने के कारण हमारे पास उसकी कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए बेस्ट क्या है, लीस्ट स्क्वायर है, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। स्टेट द नेम ऑफ मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। तो ट्रेंड मेजर करने के कौन कितने मेथड है? 3 मेथड है। पहला ग्राफिकल मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड और मूविंग एवरेज। उसके तो हमने क्वेश्चन भी किए हैं, 3 मूविंग, 4 मूविंग और 5 मूविंग। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड है? ग्राफिकल मेथड, लीस्ट स्क्वायर एंड मूविंग एवरेज। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे हम आ चुके हैं। राइट द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। बच्चों एक चीज ध्यान से सुन लेना, जब आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है, जब आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको वर्ड टू वर्ड सेम लिखना है। कई बार वो क्वेश्चन में हमसे एक्सप्लेन बोलता है, तो जब एक्सप्लेन बोलेगा तो यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, तो आपको मतलब समझाना है उस वर्ड का। लेकिन जब डेफिनेशन बोला है और खासकर मैथमेटिकल डेफिनेशन बोला है, तो आपको एज इट इज वो डेफिनेशन सेम टू सेम लिखनी है। तो सेम टू सेम डेफिनेशन यहां लिखी है। चलो लर्न करते हैं। सपोज यू यानी क्या होता है? पूरे आउटकम कि कोई भी चीज होगी, तो जैसे अगर मैं कॉइन उछालूंगी तो यू क्या आ सकता है? या इधर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ये यू हो गया। ठीक है, तो जितने भी आउटकम्स टोटल आ सकते हैं वो किसी भी एक्सपेरिमेंट के। तो सपोज यू अ सैंपल स्पेस ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं? वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके आउटकम, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आउटकम कौन सा आएगा ये अनसर्टेन है, पर कितने आउटकम आ सकते हैं ये सर्टेन है। जैसे कॉइन उछाला तो या तो टेल आएगा या हेड आएगा, तो आपको पता है 2 ही आ सकते हैं, या तो हेड या टेल, लेकिन कौन सा आएगा ये हमको नहीं पता। उनको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। द टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी जिसमें इंटरसेक्शन 5 हो और दोनों जितने भी उसके आउटकम्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी मिला करके क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। एंड इक्वी प्रोबेबल इवेंट एलिमेंट्री आउटकम, और सबकी आने की यानी सब सारे आउटकम्स आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होनी चाहिए? इक्वल। जैसे मैं डाइज उठा लूं तो कितने आउटकम आ सकते हैं? 6 आउटकम आ सकते हैं, और 6 में से कोई, ये टोटल यू हो गया 6 आउटकम। अब सारे 6 एक साथ थोड़ी आते हैं, आता कितना है? कोई एक आता है, पर 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है। कोई भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ऑप्शन है। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वी प्रोबेबल एलिमेंट्री आउटकम है ऑफ इट आर एन। मतलब जितने भी आउटकम होते हैं एन नंबर्स, यानी एन मतलब जितने भी टोटल आउटकम्स होते हैं उसमें से कौन सा आएगा, उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। फिर क्या लिखा है? इफ एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से ज्यादा और एन के अंदर अंदर, क्योंकि 7 नंबर आ सकता है क्या डाइस उछाले तो? नहीं। तो एन कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो 6 के अंदर अंदर। ऐसा हो सकता है कि डाइस उछाला और कुछ भी नहीं आया? ऐसा भी नहीं हो सकता। कॉइन उछाला, ना हेड आया ना टेल आया, ऐसा हो सकता है? 0 हो सकता है? नहीं। तो हर इवेंट, हर आउटकम की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, इक्वल प्रोबेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। आउटकम, आउट ऑफ एन आउटकम आर फेवरेबल, और फेवरेबल आउटकम्स कौन से होते हैं? जो आपको चाहिए। जैसे मैं डाइस उछालूं और मुझे चाहिए 3 या 3 से ज्यादा, तो मेरा आउटकम क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6। तो मेरा m इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 4 5 6, और n इज इक्वल टू क्या होगा? 1 2 6। ओके, तो समझ में आ गया ये वाला कि ऐसा क्यों बोला? m देखो 6 0 से बड़ा और 6 के अंदर अंदर रहेगा। आउटकम, आउट ऑफ एन आउटकम डिफाइन एज, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? m अपॉन n बोलेंगे। क्या बोलेंगे? m अपॉन n। ठीक है, m अपॉन n। इफ वी डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, और उसको एक इवेंट दे दिया, उस ये आने को एक इवेंट दे दिया, तो इवेंट क्या हो जाएगा? m अपॉन n 10। अब m क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट है, और n क्या है? टोटल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड इक्वी प्रोबेबल आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो इसमें डाई इसका एक ऑप्शन हो सकता है, कॉइन का हो सकता है, आप जो व्हील घुमाते हैं ऐसे, तो वो जो चक्रा स्पिन किया आपने उसमें सब जो भी चीज आइटम्स लिखे हुए हैं, जैसे हम कभी कभी जैप्टो से मंगाते हैं ना कुछ आइटम ऑनलाइन भी, तो हमें स्पिन करने का ऑप्शन देता है। तो जब हम स्पिन करते हैं वो फटाफट फटाफट घूमता है, तो वो कहाँ रुकेगा हमें ये नहीं पता, पर उस पर जो 10% 5% डिस्काउंट, आइसक्रीम फ्री या फिर जो भी लिखा हुआ है उसमें सबके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इक्वल होती है। तो फेवरेबल आइटम ऊपर, जैसे आपको आइसक्रीम चाहिए तो वो ऊपर,
और टोटल आउटकम्स नीचे। तो यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम, ओके, क्योंकि उसने हमें डेफिनेशन ही पूछी है। ओके, चलो आगे चलते हैं। डिफाइन रैंडम वेरिएबल एज वेल एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो पहले पढ़ते हैं रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ये जैसे अभी मैंने आपको बोला कि मैंने कॉइन उछाला, तो कॉइन उछालूंगी तो कॉइन उछालने पर आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या इधर हेड हो सकता है और टेल हो सकता है। तो ये जो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, वेरिएबल्स है, तो हेड और टेल, तो ये क्या है मेरे रैंडम, ये क्या है मेरे रैंडम वेरिएबल्स है। ओके, तो चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच टेक न्यूमेरिकल वैल्यूज, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होनी ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझाया, जितने भी आउटकम होंगे उन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कौन सा आएगा ये नहीं पता, पर कितने आ सकते हैं ये हमको पता होता है। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, अ रैंडम वेरिएबल एक्स which is capable of assuming all the values in the set of a real number or its subset is called discrete random variable। यानी आप x कुछ नंबर्स लिखा हो 1 2 3 4 या आउटकम, और उसको आने की प्रोबेबिलिटी लिखी हो। अगर प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है उस केस में, जैसे 0.1 है, 0.01 है इसकी, या फिर ऐसे बोल दो टोटल 1 होना चाहिए तो इसको 0.06 हो गई, इसकी 0.8 हो गई, ऐसे कोई इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होनी चाहिए, इसको बोलेंगे डिस्क्रीट। कि आपको ये तो पता है कि ये आउटकम आएंगे, पर सब आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल, पर टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो हमें ऑल द वैल्यूज ऑफ द सबसेट क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, 27 पे आ जाते हैं। डिफाइन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर अ नॉर्मल variable। The probability density function for a normal variable is a function that defines the probability distribution described by this formula। तो आपको वो लिखना है probability density for normal formula क्या है, fx। ये फॉर्मूला आपको ऐसे की ऐसे याद करना है, इट्स टफ आई नो, बट आपको लर्न करना पड़ेगा। तो fx इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो रहा है, 1 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, फिर रूट में 2 पाई, फिर e माइनस हाफ, फिर ब्रैकेट में लिखना x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। ठीक है, और आपका वैल्यू कहाँ के चलेगी x की, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। 28 आ जाओ। मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 10 है, तो मीन यानी म्यू 10 है। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, 6 है। आपको क्या निकालना है, क्वार्टाइल डिवीजन। तो क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है उसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये आपको प्रॉपर्टीज में दे रखा है बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो याद कर लेना QD इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डिवीजन। तो 2/3 तो ऐसे कैसे, स्टैंडर्ड डिवीजन हमें दे रखा है कितना है, 6 है। यहाँ पे इस मीन की जरूरत नहीं थी, आप फॉर्मूले में लिख दो, योर आंसर इज 4 सॉरी। ठीक है, 6 2 12 ऊपर और 3 नीचे। चलो आ जाओ नेक्स्ट। एक्सप्रेस 0.001 नेबरहुड ऑफ -5। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। ठीक है, इसमें आप समझ ही नहीं पाते कि इकाई में दे रखा है और हमको इकाई में निकालना है। आपको ये वाला नेबरहुड और मॉडुलस इजी बिल्कुल लगता है, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन में आप समझ ही नहीं पाते हो कि क्या दे रखा है और इकाई में पूछा है। तो देखो क्या दे रखा है, नेबरहुड दे रखी है। क्या दे रखा है, नेबरहुड दे रखी है। क्या दे रखा है, नेबरहुड। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, ये रहा n और आगे a होता है, पीछे डेल्टा होता है। तो a है -5 और डेल्टा है 0.001। नेबरहुड का क्या होता है, a, डेल्टा, है ना। तो चलो अब a क्या हो गया आपका -5 और डेल्टा क्या हो गया 0.01। इसको मॉडुलस में कन्वर्ट करना है। तो मॉडुलस का क्या होता है, x माइनस a, फिर इज लेस देन डेल्टा, यही तो होता है। तो आप इसमें लिख दो। तो a क्या है आपका, माइनस है, तो देखो x माइनस ब्रैकेट -5, क्योंकि a क्या है आपका -5 है, क्योंकि नेबरहुड का ऐसा होता है n ब्रैकेट में a, डेल्टा। अंडरस्टूड। चलो तो ये लिख दिया। फिर
डेल्टा कितना है 0.001 है ना, हाँ लो। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, मॉडुलस में लिखना है इसको, ये मॉडुलस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा लास्ट x प्लस वाई मॉडुलस में लेस देन 0.001। कोई दिक्कत? ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये पता ही नहीं चलता आपको कि क्या दे रखा है और क्या पूछा है। चलो नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी है। आपको इसका dy अपॉन dx करना है, तो देखो जब भी dy अपॉन dx करना, डिफ्रेंशिएशन निकालना हो, तो पावर को आगे ले आओ। जैसे 6x की पावर 3 है, तो पावर को आगे ले आओ। क्वेश्चन हमारा ये था y इज इक्वल टू, तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy अपॉन dx। अब एक और बात सुन लो, अगर x इज इक्वल टू दे रखा होता तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता f डैश x। क्या होता? f x इज इक्वल टू दे रखा होता तो उसको लिखते हैं f डैश x। ठीक है, तो जब x का डिफरेंशिएशन दे रखा तो ऐसे लिखना, जब y का डिफरेंशिएशन करना हो तो dy अपॉन dx लिखना। ठीक है, चलो अब सॉल्व कैसे करना है, पावर को आगे ले आओ, तो 6 3 जा 18 और x की पावर में से एक कम कर दो, तो x की पावर 2। देखो पावर को आगे ले आओ तो 3 को आगे लाएंगे, तो 6 इंटू 3, 6 3 जा 18 और फिर पावर को एक कम कर दो, तो x की पावर 2। ठीक है, तो ऐसे सबका कर लेना। फिर इसमें बाद है प्लस 7 बाय, ऐसे लिखा हुआ है देखो, ये है ना, ये कंप्यूटर से जब टाइप होता है तो वो ऐसे हो जाता है, तो मैं आपको प्रॉपरली लिख के बता देती हूँ। ये x है और ये -8 है, ये क्वेश्चन है आपका। चलो सॉल्व करके भी बता देती हूँ मैं आपको अच्छे से। तो हम करते हैं, चलो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 6 3 जा 18x स्क्वायर प्लस, ये पावर आगे आएगी तो पावर आगे आएगी तो ऊपर इंटू होगी, तो 7 2 जा 14 और नीचे 2 रह जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा खाली। ठीक है, प्लस x, अब 6/5 x की पावर तो 1 ही है, कुछ पावर नहीं होता वो 1 ही होता है, तो 6/5 रह जाएगा, x हट जाएगा। ओके, क्योंकि x की पावर 1 है, 1 तो आगे लिया, फिर 1 -1 तो कितना हो जाएगा, x की पावर 0, तो 0 यानी x हट गया। ठीक है, तो x हटा दो, और जिसके साथ x नहीं हो वो तो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो दिस इज योर आंसर। अब आप चाहो तो इसको काट सकते हो। ठीक है, तो आपका What is implicit weight? Which type of method of assigning weight is that? तो implicit weight क्या होता है? एक indirect method होता है for assigning weights. It is implied in the selection of item and it cannot be expressed in term of numbers. यानी उसका कोई numerical value नहीं होता है। ठीक है, तो implicit weight क्या होता है? Indirect method of assigning, रुको, indirect method of assigning weight होता है, it is implied in selection of items and it cannot be expressed in numbers. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। In which situation the value of Karl-Pearson correlation and Spearman rank correlation are equal? तो R जो आएगा ना आपका दोनों मेथड से वो सेम आएगा। बताओ कौन से मेथड कब आ सकता है? जब आप जो x और y वेरिएबल्स दे रखे होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली एक नेचुरल सीक्वेंसिंग नंबर में होते हैं। ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, एक नेचुरल सीक्वेंसिंग नंबर में होते हैं। तो उन केस में तो पढ़ते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स आर same arrangement of first and natural numbers, the correlation coefficient obtained by the Karl-Pearson and Spearman are equal. ये सेम वर्ड कर लेना बच्चों, ये सेम वर्ड है। ठीक है, सेम। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। Which is an error in, what is an error in constant with a regression line? Straightest formula। तो what is an error बताओ, error क्या होता है? तो the error in the constant of a regression line is also known as residual। रुको, ये पेन था, मार्कर ले लेते हैं। Is a residual is an observed data point, the point predicted by the regression line। तो आप एरर क्या निकालते हो कि एक्चुअली डेटा क्या था, एक्चुअल डेटा क्या था, और आपके प्रिडिक्शन से वो डेटा क्या आया, आपने जो एस्टिमेट्स लिए उससे क्या आया, और उन दोनों का जो एक्चुअल और प्रिडिक्शन एस्टिमेट का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो फॉर्मूला के बाद इक्वल टू का साइन गलत लगा हुआ है, ऐसे ये मत लिखना। तो फॉर्मूला इज इक्वल टू ई को कैसे, ई मतलब एरर, y माइनस वाई कैप। वाई कैप क्या बताता है, एस्टिमेट्स बताता है, और वाई क्या बताता है, एक्चुअल वैल्यूज बताता है। ठीक है,
विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज प्रोड्यूस शॉर्ट टर्म वेरिएशन, बताओ शॉर्ट टर्म वेरिएशन कौन प्रोड्यूस करता है, तो इररेगुलर। तो देखो पढ़ते हैं, irregular component of time series is responsible for short term unpredictable and random fluctuation in data. These variations are caused by unusual and unforeseen events, okay, that cannot be attributed to other systematic component like a trend, seasonality और cyclicity. तो कौन सा होता है, irregular component होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो दो इवेंट है, प्रॉब ऑफ ए और प्रॉब ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। तो ये जो कॉमन है दोनों का, वो देखो बी से भी छोटा है, ए से भी छोटा है, और दोनों का कॉमन, तो दोनों को मिला दोगे उससे भी छोटा होगा। तो सबसे पहले आएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। सबसे पहले आएगा जीरो, ध्यान रखना जितने नंबर्स दे रखे हैं वो सब लिखना है। तो सबसे पहले जीरो, फिर आएगा दोनों का इंटरसेक्शन, फिर देखो ए बड़ा है तो प्रॉब ऑफ ए, बी होता तो प्रॉब ऑफ ए या बी, दोनों में से कोई एक ही होगा क्योंकि दोनों ज्यादातर तो सेम हो सकते हैं। फिर दोनों का यूनियन, यानी कॉमन वाले हटा दो। ए अगर जैसे यहाँ पे 1 2, यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू होती, हम रख देते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू, जैसे था यहाँ पे 3, तो वो ए में भी है बी में भी है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो ये 1 2 3 आप दो बार नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ए में भी है बी में भी, तो लेकिन यूनियन में हमें दो बार नहीं लिखनी, एक बार ही लिखनी होती है। तो ये इसका यूनियन होता है, ठीक है। तो ये फिर आएगा यूनियन, ओके। फिर आएगा ये 1 भी देखो यहाँ गलत लिखा है। फिर आएगा प्रॉब ऑफ ए प्लस प्रॉब ऑफ बी, और लास्ट में आएगा बच्चों 1। कहां पर आएगा 1, लास्ट में, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, यानी सबको मिला दो तो 1, तो 1 लास्ट में और 0 सबसे पहले, ठीक है। ये ऑर्डर जमा लो आप, अंडरस्टूड। चलो आगे चलते हैं। एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन अ मीन एंड वेरियंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन जो आपका वेरियंस होता है उससे क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है आप बताओ। तो देखो मीन क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एनपी, और वेरियंस क्या होता है, एनपीक्यू। ये मीन होता है आपका और ये क्या होता है, वेरियंस होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एन कोई नंबर होता है ऐसे, जैसे 6 4 5 2, तो हम चलो 3 ले लेते हैं। पी क्या होगा आपका, जैसे पी अगर 0.4 है तो बताओ क्यू क्या होगा, 1 माइनस पी, तो वो आ जाएगा आपका 0.6। अब देखो एन यानी 3, तो 3 इंटू 0.4, यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 0.4 इंटू 0.6, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो और छोटा हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट करके देख लो, 3 इंटू 0.4 करो तो शायद 1.2 आएगा, 3 4 12, तो 3 इंटू 0.4 तो आएगा 1.2। तो यहाँ पे मीन आ जाएगा आपका 1.2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटू 0.6 और करो उसको तो आ जाएगा 0.72। तो देखो मैंने प्रूफ कर दिया कि मीन इज ग्रेटर देन वेरियंस। तो देखो मीन ज्यादा है वेरियंस से, तो मीन ज्यादा है वेरियंस से, ठीक है। तो मीन इज ग्रेटर देन, ऐसे कोई भी वैल्यू रख के देख लो आप, हमेशा होगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर को जब डेसिमल वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो और छोटा हो जाता है, ठीक है। In a binomial distribution, the mean is given by NP and the variance is given by NPQ, where N is the number of trials, N क्या होता है number of trials, और P क्या होती है probability of success, और Q क्या होता है probability of failure। तो Q is equal to N minus P। ये तो सारा इसका फॉर्मूला बताया, बाकी रिलेशन खाली आपको, ये आंसर आपका खाली यही है, एनपी मीन इज ग्रेटर देन वेरियंस, रिलेशनशिप बताना था, ठीक है। और आप फॉर्मूला लिख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। द वेरियंस ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 10 टाइम्स इट्स मीन। वेरियंस जो है वो मीन का 10 टाइम्स है। इफ द मीन इज 10, तो मीन आपको कितना दे रखा है, देखो मीन ये कितना दे रखा है, म्यू, मतलब म्यू बोल दो मीन बोल दो, ठीक है। वो कितना दे रखा है 10। अब देखो क्या बोला है, वेरियंस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 10 टाइम्स ऑफ मीन। तो वेरियंस यानी स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर बोल दो, है ना। वेरियंस यानी स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, वो क्या है 10 टाइम्स ऑफ मीन है। 10 टाइम किसका, मीन का, तो मीन भी 10 है। ये है 10 टाइम्स का, और ये है ये वाला 10, मीन 10, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 100। तो 100 तो क्या है, लेकिन आपका वेरियंस पूछा क्या है, देखो फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है।
तो अगर मेरे को स्क्वायर हटाना है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर अल्टीमेटली वापस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। गॉट इट? चलो नेक्स्ट चलते हैं। स्क्रीनशॉट्स आप बाद में ले ला, मैं एक साथ दिखा दूंगी, अभी अभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। द एक्सट्रीम क्वार्टाइल ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20। एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स मतलब एक्सट्रीम यानी इधर का फर्स्ट और एंड, फर्स्ट और एंड, एक्सट्रीम क्वार्टाइल। तो Q1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, Q3 तक। तो एक्सट्रीम क्वार्टाइल इज ये, तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। तो Q1 फाइंड इट्स मीन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मीन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? तो म्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 25। डन। चलो नेक्स्ट। राइट द डेफिनेशन ऑफ इंटरवल एंड स्टेट्स इज टाइप। तो a set of real number between any two real number, a set of real number between two real numbers is called its interval। यानी पूरे उसके बीच में कितने का इंटरवल है, ठीक है। तो set of real numbers between two real numbers is known as interval। टाइप ऑफ इंटरवल कौन कौन सी है, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल एंड ओपन क्लोज्ड इंटरवल, 4 प्रकार की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड dy dx। देखो dy अपॉन dx यानी डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू कुछ दे रहा चाहिए, तो y दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे 6x होता है ना, तो पावर में जो होता है उसको आगे ले आते हैं। तो x की जगह जैसे 6 की पावर 6 होता, तो 6 नहीं, रुको, x की पावर, सॉरी, जैसे 6x4, ठीक है। तो 4 को आप आगे ले आते हैं, 6 4 जा 24, 24x की पावर 3, ऐसे करते हो आप। तो अल्टीमेटली हमारा ये होता है, ये है ना डेरिवेटिव। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे पावर में x होना चाहिए था, यहाँ पे तो क्या है मेरे पास n, ये कांस्टेंट वैल्यू x होनी चाहिए, पर x है ही नहीं, तभी तो हम आगे लाते हैं। x की पावर होनी चाहिए, किसकी पावर होनी चाहिए, x की पावर होनी चाहिए। यहाँ पे x की पावर नहीं है, यहाँ पे किसकी पावर है, a की पावर है। और a क्या है, कांस्टेंट है, यानी उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम x नहीं मान सकते, वो तो क्या है, a है। तो फिर a है, तो फिर जिसका कुछ नहीं होता उसका तो डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन dx, 0। तो इसका dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि x है ही नहीं। बच्चों ध्यान से देखो, x है ही नहीं। अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर ऐसे होता है, मान लो यहाँ पे होता a इज इक्वल टू 4x3, तो मैं इसको लिखती हूँ da अपॉन dx, क्योंकि x इधर है इसलिए इधर आता है और a इधर है इसलिए इधर आता है, तब डेरिवेटिव होता है। ये तो हमको पूछा dy अपॉन dx है और दिया है y इज इक्वल टू a की पावर n, तो यहाँ पे x तो है ही नहीं। तो जब x नहीं है उस लाइन में तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ओके, तो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, ऐसे समझ में नहीं आता। कहीं आप n आगे लाके a, ऐसे मत कर देना, a फिर n आगे ले आओ, n a और फिर n-1, ये मत कर देना, क्योंकि ऐसा होता ना तो फिर वो क्या पूछता, dy अपॉन dx नहीं पूछता, वो पूछता dy अपॉन dn पूछता, तब ऐसा करते। n थोड़ी पूछा है, वो कांस्टेंट बोल दिया उसको, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, n नहीं a, सॉरी a, da पूछता तो, dy अपॉन da पूछता तो, ठीक है। एक लिस्ट मिली है जिसमें आप जो लोग रेगुलर बेसिस पे कमेंट कर रहे हैं उसकी लिस्ट मुझे बना के दी गई है उन के नाम की। और एक ने तो ये भी लिखा था कि मैम मेरा नाम जरूर लेना, और उसका नाम आ रहा है क्रीडेस करके, हमने उसको कमेंट बॉय नाम दे दिया क्योंकि बहुत सारे उसके कमेंट आ रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। और मैंने आपका नाम ले दिया है क्योंकि आपने अपना नाम नहीं लिखा पर कमेंट बॉक्स में। और भी बहुत लोग हैं, स्नेहा है, कार्तिक है, अंशिका, उर्वे, संगीता, बहुत सारे नाम है, मैं सबके नहीं ले पाऊंगी, पर थैंक यू ऑल ऑफ यू। पायल, एक तूफान, सोहा, किंजल, चेतन, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप इतने प्यार से देख रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और आप इतने सारे वीडियो देख रहे हो। और प्लीज, हम जिस स्लोगन पे मैं उतरी हूँ आप भी मेरे साथ उतरो, सबका साथ सबका विकास, और इस बार 90 पार, ठीक है। तो आप प्लीज ये वीडियोस
आप कम से कम एक एक वीडियो 5-5 लोगों को, आपके क्लासमेट्स को शेयर कर दो। आपके लिए तो बहुत इजी है क्योंकि आपके पास नॉर्मली बच्चों के नंबर्स होते हैं, मैं सबके पास नहीं जा सकती, इसलिए आप शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कमेंट मी कि आप कितने वीडियोस देख रहे हो और आप किस हिसाब से तैयारी कर रहे हो, आपको क्या मेरी हेल्प चाहिए आपके एग्जाम इस बार 90 पार करने के लिए। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। ठीक है, चलो आ जाते हैं फटाफट हमारी स्क्रीन पर। पीछे हमारी स्क्रीन चल रही है तो स्क्रीन ब्रॉड कर लेते हैं। आ जाओ। द फर्स्ट, देखो अभी किसी ने ये भी लिखा था, मैम क्या हमको पीडीएफ मिल सकता है सेक्शन बी का पेपर 1 to 6? जरूर मिल जाएगा। जैसे इको में सर आपको, इको एंड बीएस के लिए सर आपको पीडीएफ दे रहे हैं, अकाउंट्स के भी हम आपको दे देंगे, पर आप थोड़ा सा टाइम हमको दो, हो सकता है कल या परसों तक मैं आपको पेपर 1 to 6 के थ्योरी क्वेश्चन के सारे पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, सेक्शन बी। इसलिए मैंने लिखा नहीं है इस बार, डायरेक्ट यहाँ पे बना लिया ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी नहीं हो। चलो आ जाओ। व्हाट इज गुडविल, बताओ व्हाट इज गुडविल। ये तो आपको पता है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट होती है। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट जो क्या शो करती है, कंपनी की, मार्केट की क्या शो करती है, रेपुटेशन शो करती है। तो शो, हम हाइलाइटर ले लेते हैं, शो द रेपुटेशन ऑफ अ मार्केट और अ फर्म इन द मार्केट। ठीक है, तो बिजनेस की रेपुटेशन, प्रेस्टाइज शो करती है। ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट है एंड इट इज शोन इन द बैलेंस शीट, एसेट साइड पे शो किया जाता है। तो जितना भी आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैपेसिटी या आपके प्रॉफिट से ऊपर कंपनी कमा रही है एक्चुअल प्रॉफिट से, वो सब क्या कहलाता है, गुडविल कहलाता है। तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ अ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट टू अ प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबाउट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा जो आप कमा रहे हो वो सब आपकी रेपुटेशन के कारण है। ठीक है, चलो नंबर 2 पे चलते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अभी मैं खाली आपको समझा देती हूँ, तो आप 10 मिनट सुन लो और फिर आप लिंक इसी वीडियो के लिंक में जाकर आप वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की, डाउनलोड करोगे डाउनलोड भी हो जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन एंड रिवैल्यूएशन। तो रिकंस्ट्रक्शन, एनी चेंज इन द एग्जिस्ट, रिकंस्ट्रक्शन मतलब पार्टनरशिप को क्या किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, कोई पार्टनर आ रहा है, तो उस केस में आप रिकंस्ट्रक्शन करते हो। कोई पार्टनर का डेथ हो गया है तो उस केस में। ठीक है, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑल्टरिंग द रिलेशनशिप, और पार्टनर्स के बीच का रिलेशन क्या हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है। किसी के जाने से हो सकता है, किसी के आने से हो सकता है, शेयरिंग रेशो चेंज करने से हो सकता है बिटवीन द पार्टनर्स व्हाइल द फर्म विल बी कंटिन्यू, लेकिन आपका बिजनेस रिमेनिंग पार्टनर वैसा का वैसा कंटिन्यू करेंगे। और रिवैल्यूएशन, ये था रिकंस्ट्रक्शन। अब रिवैल्यूएशन क्या होता है, एंड स्पेशल अकाउंट इज ओपन। रिवैल्यूएशन में क्या किया जाता है, एक अकाउंट ओपन किया जाता है, नाम होता है उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ अ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट या लाइबिलिटीज, यानी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। क्योंकि आप नॉर्मली अभी तक काय पे शो कर रहे थे, बुक वैल्यू पे शो कर रहे थे, अब आपको एसेट्स को काय पे शो करना है, आपको मार्केट वैल्यू पे शो करना है। व्हाई, क्योंकि यू वांट टू एंटर सम पर्सन टू कम इन योर बिजनेस एज अ पार्टनर, और यू वांट टू रिटायर एनी पर्सन फ्रॉम योर पार्टनरशिप फर्म, तो उसको हमको पैसा देना, चुकाना पड़ेगा। अगर जा रहा है तो उसको चुकाना पड़ेगा, कोई आ रहा है तो पैसे लेकर आएगा। उसके लिए हमें अपनी बिजनेस का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो आप एक अकाउंट ओपन करते हो जिसमें सारी एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू पर ले आते हो। तो स्पेशल अकाउंट इज ओपन टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी इज नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके डन। चलो दोनों अलग अलग पूछे, तो वैसे तो एक ही होते हैं दोनों। नेक्स्ट, स्टेट द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में रिटायर हो सकता है, तो बताओ। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जा सकता है, और वॉलंटरी रिटायरमेंट, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यू टू एनी पर्सनल रीजन। आपको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, यू वांट टू लीव, आप फॉरेन जा रहे हो, फॉरेन शिफ्ट हो रहे हो, आप अपना बिजनेस शिफ्ट करना चाहते हो, आप विद फैमिली यहाँ से जाना चाहते हो, तो बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। तो आपको देना द सर्कमस्टांसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप is as follows. First is as per Indian Partnership Act, जो पार्टनरशिप एक्ट में जो रीजंस लेके आए उसके कारण जा सकते हो, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ड्यू टू हिज पर्सनल रीजन, पर्सनल रीजन के कारण भी जा सकते
हो, ठीक है। भले मैं आपको समझा रही हूँ पर लिखना तो आपको इसी लैंग्वेज में पड़ेगा। समझा इसलिए रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है, तो आपको याद भी हो जाएगा अभी के अभी। चलो 24 आ जाओ। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि आगे पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, यानी अब पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, आपका और पार्टनर्स का रिलेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। तो आप थ्योरी में पढ़ लेते हैं। व्हेन द बिजनेस इज closed down due to retirement, not closed down due to retirement, death or insolvency of a partner or due to any other reason, remaining partner keep business continue, it is a dissolution of old partnership. अच्छा सुनो 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 रुको, मैंने अलग पढ़ा क्या, explain the meaning of dissolution of a partnership। अच्छा 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 सुनो, फर्म की नहीं बात कर रहा है ये, हम दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप की बात कर रहा है। आपका चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, ठीक है, ये है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप? व्हेन द बिजनेस इज नॉट क्लोज डाउन, अगर किसी पार्टनर के जाने से, किसी पार्टनर के डेथ होने से, इंसॉल्वेंसी होने से फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, फर्म ऐसे ही कंटिन्यू बिजनेस करती रहेगी, रिमेनिंग पार्टनर उसको वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे, तो इट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में पहले वाला रिलेशन नहीं रहेगा, अब दोबारा रिकंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, देखो मैंने भी उसको गलत ही पढ़ा था, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्जाम का प्रेशर होता है। अभी मेरे पास कौन सा प्रेशर है कि आप मुझे टारगेट देते हो 10 मिनट 15 मिनट में कंप्लीट कराने का, वो प्रेशर है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आई अपोलोजाइज माय, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। चलो, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो कौन कौन से मेथड होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के? तो आप एग्रीमेंट के कारण डिसोल्व कर सकते हो, डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट में पहले लिखा था भाई आप और मैं पार्टनरशिप कर रहे हैं 5 साल के लिए, तो एज पर द एग्रीमेंट। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण आप डिसोल्व कर सकते हो, कोर्ट आपको ऑर्डर दे दे, नोटिस दे दे, ठीक है, और डिसोल्यूशन एज पर द एक्ट, और डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन कंटिजेंसी और इवेंट, कुछ ऐसा हो गया फर्म में कि जिसके कारण अब हम बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये सारे रीजन होते हैं, नॉर्मल डिसोल्यूशन रीजन जो दे रखे हैं, ये फर्स्ट वाले में दे रखे हैं। और दूसरा, अगर कोर्ट आपको ऑर्डर कर देती है, जैसे कई बार होता है कि आप बहुत सालों से लॉस में चल रहे हो, तो कोर्ट भी आपको क्या कर देती है, ऑर्डर दे देती है, भाई इतने साल तक इकोनॉमी पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई बिजनेस 10 साल 15 साल 20 साल से लॉस पे चल रही है, तो हमारी इकोनॉमी पे भी उसकी असर होती है। तो कोर्ट आपको कुछ सालों की या तो मोहलत देके के बंद करने को बोल देती है, और कभी कभी तो डायरेक्ट। इसलिए बहुत सारी पब्लिक कंपनी, आप लोगों को पता है पहले प्राइवेटाइजेशन नहीं था, आपका लिबरलाइजेशन नहीं था, उसके कारण गवर्नमेंट सारा कंट्रोल अपने पास रखती थी। फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज के कंट्रोल को किसको दिया, प्राइवेट को दिया, और वो गवर्नमेंट कंपनीज क्या हो गई, बंद हो गई। तो आपने बहुत अपने दादू से, नाना से, या उनके भी बड़े जो हैं उनसे सुना होगा कि हम उस गवर्नमेंट कंपनी में काम करते थे, पर अब तो वो बंद हो गई है, प्राइवेट को हैंड ओवर हो गई। तो कैसे कैसे बंद हो सकते हैं? बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट, डिसोल्यूशन एज पर एक्ट, हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, बाय नोटिस और नोटिस गिवन बाय द कोर्ट, ठीक है, बाय द कोर्ट बंद कर दे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिसोल्यूशन, ये हो गया। राइट द टाइप ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, इतना इजी है। सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब आपने सिक्योरिटी देकर, यानी आपने कोई प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रखी और फिर सामने वाले से डिबेंचर इशू करके पैसे लिए। जैसे मैंने डिबेंचर होल्डर को बोला भाई मेरा ऑफिस मॉर्गेज रख ले, मेरा ऑफिस सिक्योरिटी पे रख ले, और अब मेरे डिबेंचर्स ले ले, तो उसको बोलेंगे सिक्योर्ड डिबेंचर। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर जब कोई चीज मॉर्गेज नहीं रखी हो, सामने वाला आप पे भरोसा करके आपको क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, और आप उसको क्या इशू कर रहे हो, बाय वे ऑफ डिबेंचर इशूइंग, ठीक है। सिंपल भी बोलते हैं इसे, नेक डिबेंचर भी बोलते हैं इसे, और सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर भी बोलते हैं। 27 पे आ जाओ। व्हेन इज रेशो यूजफुल। रेशो कब यूजफुल होते हैं? रेशोज आर यूजफुल व्हेन दे आर कंपेयर विथ एनी स्टैंडर्ड। विथ एनी स्टैंडर्ड मतलब आप जब भी किसी चीज को कंपेयर करते हो तो दोनों का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे मैं बोलूं कि मेरे सेकंड स्टैंडर्ड में मार्क्स, मतलब आप एक काम करो, सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, आप और आपका छोटा भाई या बहन, वो मानो आप 12th में हो और वो अभी 3rd में है, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, तो उसके 90 प्लस आ रहे हैं, आप 70 60 50 पे अटकते हो, तो
तो आपको आपकी मम्मी बोल रही तू पढ़ता नहीं है, देख वो कितना अच्छा पढ़ता है, तो आप बोलोगे उसको 12th में आने दो, फिर पता चलेगा आपको। पर आपके साथ रितु मैम है, डोंट वरी, आप जवाब देना इस बार मेरे भी 90 पार। ठीक है, ये था मजाक का फॉर्म, लेकिन आपको कंपेयर करने के लिए दोनों का स्टैंडर्ड क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। तो रेशियोज आर यूजफुल व्हेन दे आर कंपेयर्ड विथ एनी स्टैंडर्ड। एग्जांपल, कंपैरिजन विथ अ रेशियो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटर्स। को कंपैरिजन किस में बीच में होना चाहिए, दो कॉम्पिटिटर के बीच में। मेरा बिजनेस और मेरे बिजनेस से आप जीडीपीएल वाले का बिजनेस कॉपी कर रहे हो, मतलब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हो। अरे इंडस्ट्री अलग है भाई, वो मेरा कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो आप क्यों उसके साथ, मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। रेस्टोरेंट बिजनेस, क्या मेरी सर्विस इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट भले सर्विस इंडस्ट्री है, पर हम दोनों की इंडस्ट्रीज अलग है, तो उन दोनों का कंपैरिजन हो नहीं सकता। फिर रेशियो कंपेयर्ड विथ रेशियो डेवलप्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, और जो भी बिजनेस एंटिटी के द्वारा डेवलप किए जाते हैं उससे भी रेशियो कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट, What is liquidity? Liquidity क्या होता है बताओ? Liquidity means ability of a business unit to pay a short term liability, यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट जितना होता है बिजनेस के पास, यानी शॉर्ट टर्म ऑपरेशन, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को कितनी जल्दी आप वापस पे कर सकते हो, दैट इज नोन एज लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी मीन्स एबिलिटी टू पे द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज कैश फ्लो। सांस भी नहीं लेने देते, 12 मिनट हो, देखते ही मेरे को ऐसा होता है फटाफट खत्म करो। कैश फ्लो मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आइदर यू कैन राइट कैश फ्लो मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ अ कैश। तो कैश फ्लो is a statement, या cash flow statement is a statement which shows the cash inflow and outflow of any business transaction in a business। ठीक है, तो कैश फ्लो मीन्स, अब इसने स्टेटमेंट नहीं पूछा, कैश फ्लो पूछा, इसलिए ऐसा लिखा गया। कैश फ्लो मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी अगर आप चेक से भी पेमेंट कर रहे हो तो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, सिर्फ कैश ही नहीं, इसलिए कैश इक्विवेलेंट लिखा है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी बिजनेस कंटिन्यू, बिजनेस करने से आपको जो जो इनकम और एक्सपेंस हो रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स मेन एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस, जिसके कारण आप जाने जा रहे हो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मींस मेन एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न अ इनकम। जैसे मैं अब मेरी, अगर आपको 10 बार बोलती हूँ कि मेरी कौन सी सर्विसेज है, हम कॉमर्स पढ़ाते हैं, तो 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई एज वेल एज सीए। ठीक है, तो हम ये क्लासेस देते हैं, तो ये मेरी क्या है, इससे जितनी मुझे इनकम होगी ये सब मेरी ऑपरेटिंग इनकम होगी। इससे जो मैं काम कराती हूँ वो सब मेरी ऑपरेटिंग इनकम होगी। विच आर नाइदर, जो इन्वेस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए और फाइनेंसिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस मैं बैठी क्यों हूँ, क्या एक्टिविटी करने बैठी हूँ, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न इनकम। ओके, जैसे मेरी क्या है, 11th 12th कॉमर्स एंड सीए। तो अगर आप आगे सीए का, ये इसलिए बताया एग्जाम्पल, देखो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने के साथ साथ थोड़ी हिंट भी देती हूँ। बच्चों, अगर आपको हमारे टीचिंग मेथड्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे साथ, इस साल तो, ये साल तो ऑफकोर्स खत्म हो गया है, पर आप हमारे साथ सीए में कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका थोड़ा भी इरादा है सीए करने का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जरूर कंसीडर करेंगे। और आप हमारा नंबर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरा नंबर ले लीजिए और आप उसको सेव कर लीजिए एज अ सीए क्लासेस। और आपको कोई भी, इवन सेमिनार्स भी होते हैं यहाँ पर कि कॉमर्स में क्या क्या फील्ड हो सकते हैं, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। तो हमारे साथ सीए फैकल्टीज भी जुड़ी हुई है। और आपको अगर सीए करने का गुडविल बोलो कौन सी एसेट है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। कैसा बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछते हैं मैम, एग्जाम में तो ऐसे पूछते ही नहीं है। हाँ ये भी है, नहीं ऐसा नहीं है, इजी भी पूछता है, टफ भी पूछता है, डिपेंड्स। ठीक है, कौन, देखो जो लोग ये बोलते हैं ना, 1 मिनट रुको खाली, मेरे को ये फोन देखने दो। जो लोग ये बोलते हैं ना कि इसमें से 90% आ जाएगा, इसमें से 70% हो जाएगा, मैं बोलती हूँ, मेरा एक फिक्स डायलॉग है, बुक में से 100% आ जाएगा, सिंपल। तो बुक में से 100 क्यों पूछते हो, मेरे को समझ नहीं आता। आप यही क्यों पूछते हो कि क्या आप हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकते हैं मैम, प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकते हैं क्या? अरे क्या सिल्ली बात है, इंपॉर्टेंट बुक दे सकती हूँ, दूं मैं?
इंपॉर्टेंट बुक, पूरे साल दी आपको इंपॉर्टेंट बुक्स, बुक में से 100% पेपर आ जाएगा, डोंट वरी। एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा बुक के अलावा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, 100 नंबर का पेपर है, हर जगह से कुछ ना कुछ उठाएंगे तभी 100 नंबर का पेपर बन पाता है। आप खुद बैठो एक दिन 100 नंबर का पेपर बनाने, तो आप एक चुटकी भर क्वेश्चन भी नहीं छोड़ पाओगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ पाओगे। 100 नंबर का पेपर, आपकी बीए इको की बुक तो इतनी पतली पतली है, उसमें से बनाना ही टफ होता है। लगता है यार क्या दे इसमें से, एक ही चीज के कितनी बार क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे बेटे को है ना, मैं लर्न कराती हूँ ना, तो उसको बोलती हूँ, मैं उसके लिए एक वर्कशीट बनाती हूँ एग्जाम से पहले, और उस वर्कशीट में आपको यकीन नहीं मानोगे कि मैं सब कुछ लिख देती हूँ, ज्यादातर सारे क्वेश्चन। तो लेकिन मैं क्या करती हूँ, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो छोटे वाले में भी ज्यादातर कवर हो रहे होते हैं, तो जो छोटे बड़ों में कवर हो रहे हैं उनको छोटों में से हटा देती हूँ, फिर वो बड़ों में कवर हो जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे बच रहे हैं वो छोटों में रख देती हूँ। और इस तरीके से मैं उसको पेपर डिजाइन करती हूँ कि जो छोटे क्वेश्चन है वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में कवर हो गए, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाते हैं, उनको छोटों में से हटा देती हूँ। इस तरीके से मैं उसको कुछ पेपर डिजाइन करती हूँ, और उसका बेनिफिट ये होता है कि वो सोचता है सिर्फ वर्कशीट लर्न करनी है मम्मी, पर आपको ये नहीं पता कि वर्कशीट के चक्कर में मैं उसको पूरा चैप्टर लर्न करा डालती हूँ। उसको तो इजी होता है, और मम्मी लास्ट में इंपॉर्टेंट वर्कशीट देती है और वो बहुत काम की होती है, और उसमें से ही मेरा पेपर आता है। अबे अब वो तो छोटू है, मैं उसको तो उल्लू बना सकती हूँ, पर आप तो बड़े हो, समझदार हो, ठीक है। इतनी छोटी बुक में से अगर मैं आपको 200 क्वेश्चन दे दूंगी, 300 क्वेश्चन दे दूंगी, तो उसमें से 100 क्वेश्चन डेफिनेटली उठ के आ ही जाने वाले हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं होते, सब कुछ आता है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। फिर आप बोलो 80% पेपर वहीं से कवर था, अरे 200 क्वेश्चन मैं भी दूंगी तो 80 क्या, मेरे को लगता है 100% पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। पर 200 क्वेश्चन फिर मैं इतने स्मार्टली डिजाइन करूंगी कि आपकी पूरी बुक कवर हो जाएगी वर्कशीट में। समझ में आ रहा है? तो ये होता है, तो अल्टीमेटली आपका पूरा बुक ही डिजाइन होता है वो, ओके। तो आप इससे अच्छा बुक कंप्लीट करो, और अभी भी आपके पास इनफ टाइम है। आप ये मत सोचो नाउ इट्स टू लेट, कुछ लेट नहीं होता है, ठीक है। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी अगर आप 7 से 8, आप देख रहे हो आज मैंने कितने वीडियो अपलोड किए, आप जाके देखो मेरे यूट्यूब चैनल पे, इवन 4 से 5 प्राइवेट में भी पड़ा है। जो एडिटिंग वाली बंदा है ना वो जा चुका है, और मैं सुबह घर से भी काम कर रही थी। आपने देखा होगा मेरा जो बैकग्राउंड है वो घर का वॉल था, मेरे खुद के द्वारा डिजाइन किया गया था, तो येलो और रेड वॉल है, ठीक है, वो मेरे घर का बैकग्राउंड था, है ना। और अभी मैं ऑफिस में बैठी हूँ, थोड़ी देर पहले मैं एक क्लास में बैठी थी, तब मैं ऑनलाइन भी तो ऑफलाइन भी वो बच्चे टेस्ट दे रहे थे, और मैं साथ में उनको देख भी रही थी और वीडियो भी बना रही थी। समझ रहे हो आप? तो मैं आपके लिए कितना काम कर रही हूँ, है ना। आपकी तो एग्जाम है, तो आपको एटलीस्ट मेरे 3 गुना करना है, लेकिन अब भी आप 3 गुना कर लोगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप अब की बार 90 पार वाले स्लोगन पे खरे उतरोगे, ठीक है। तो इफ यू वांट अब की बार 90 पार, तो कम से कम ऑफिस बॉय, मतलब ऑफिस में जाते हैं ना, जैसे आपके पेरेंट जॉब करता है या कोई भी जॉब करता है, तो 8-8 घंटे नौकरी करनी होती है। तो आप भी अब की बार 8-8 घंटे अभी से लग जाओ, अभी से 8 घंटे लग जाओ। आज की डेट लिख लो, 23 दिसंबर है और आपकी 26 फरवरी तक एग्जाम है। आप ये 2 महीने भी 8 घंटे काम कर लोगे ना, सिर्फ 8 घंटे मांग लो 24 में से 1/3, तो भी डेफिनेटली यू विल एबल टू अचीव वेरी गुड मार्क्स इन योर सब्जेक्ट्स, ओके। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे। 8 घंटे तो दे ही सकते हो आप पढ़ाई को, ठीक है। चलो आ जाते हैं हमारे फटाफट मेरे कॉपीराइट स्टेटमेंट पे। कौन सा है? वेरी गुड, ओके, लेट्स गो ऑन आवर स्क्रीन। पेपर नंबर 5 सेक्शन बी। पीछे बैकग्राउंड स्क्रीन चालू ही थी, बोलना चाहिए ना। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एसेट इज गुडविल? इतना बात कराती हो ना, नॉर्मल भी बात करूं तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये तो बच्चों जैसा टॉपिक है। ऑन विच सैक्रिफाइस रेशियो इज डिपेंडेंट? बताओ सैक्रिफाइस रेशियो किस पे डिपेंड होता है? सैक्रिफाइस रेशियो कब आता है?
जब कोई नया पार्टनर आता है या फिर आपके पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, तो किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जब भी तो चेंज लिया, और कोई व्यक्ति उसका गेन करेगा। कोई व्यक्ति मतलब बाहर का नहीं, आपका पार्टनर, ठीक है, कोई पार्टनर गेन करेगा और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। और अगर एडमिशन है तो नया पार्टनर आ रहा है तो बेचारा फोकट में तो काम नहीं करेगा ना, ठीक है, तो उसको क्या देना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। तो आपको पहले 5 रुपए मिल रहे थे, अब आप उसको 1 रुपया, 2 रुपए, 10 रुपए जो भी दे रहे हो अपने हिस्से में से, तो आपके लिए वो क्या बन जाता है, सेक्रीफाइसिंग बन जाता है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग के रेशियो क्या होता है, चेंज इन द सेक्रीफाइस रेशियो इज द रेशियो, एक काम करो यहां से लिखना, the sacrifice ratio is the ratio in which old partners sacrifice their share of profit in favor of new, इसलिए मैंने और लिखा है, कई बार सिर्फ रेशियो चेंज होता है तो भी किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, किसी का गेन होता है। और रिमेनिंग पार्टनर, इट इज कैलकुलेटेड व्हेन देयर इज चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो कोई नया आता है या फिर इफ यू आर चेंजिंग योर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देन द सेक्रीफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड। ओके, सो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ये मत लिखना, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको बाद में। चलो नेक्स्ट, in what proportion or ratio will the remaining partner give their share of the goodwill to the retiring partner or deceased partner, तो retiring partner को goodwill कौन से रेशियो में दी जाती है। तो देखो, जब कोई पार्टनर आता है तो हम सेक्रीफाइस करते हैं, तो जब कोई पार्टनर जाता है तो हम क्या करते हैं, गेन करते हैं। पहले 3 पार्टनर थे, 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, आपको 3 में बांटना पड़ा, इक्वली मान लेते रेशो, लेकिन अब 2 ही पार्टनर रह जाएंगे तो पहले 3.33 समथिंग मिल रहा होगा, पर अब क्या मिल जाएगा आपको, 5 रुपए। तो जब कोई व्यक्ति जाता है, जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो जब कोई व्यक्ति जाता है तो आपको क्या मिल जाता है, गेन होता है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स को, तो उसको कौन से रेशियो में गुडविल दी जाती है, गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, द रिमेनिंग पार्टनर compensate the retiring or a deceased partner for their share of goodwill in their gaining ratio. So here is your answer. Okay, which is the ratio in which their share of profit increase, कौन से, और gaining ratio क्या होता है, in which their profit sharing ratio increases, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाउ वुड यू डील विद द प्रोविडेंट फंड बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन हो रहा है, तो प्रोविडेंट फंड को आप क्या करते हो, एक्सटर्नल लाइबिलिटी मानते हैं, हम उसको पार्टनर्स में बांटते नहीं है, हम उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी मानते हैं। और अगर आप उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी मान रहे हो तो सारी एसेट एंड लाइबिलिटीज को आप रियलाइजेशन में ले जाकर बंद करते हो, तो इसको भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाकर बंद करते हैं। तो देखते क्या लिखा है, ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एंड पेड ऑफ एज एट एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बेटा जब पहले क्या होता था, गवर्नमेंट जॉब वालों को ही पीएफ वगैरह मिलता था, पर अब तो प्राइवेट जॉब वालों को मिलता है, तो आपकी सैलरी का ही कुछ हिस्सा आपका जो क्या बोलेंगे उसको, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय की सैलरी का ही कुछ हिस्सा काट कर कहाँ रखता है, आपके पीएफ अकाउंट में रखता है। तो जब आप रिटायर होंगे तब आपको वो पीएफ का पैसा मिलता है, इसलिए वो कंपनी के लिए या फर्म के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। तो प्रोविडेंट फंड बैलेंस रिप्रेजेंट अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, इसलिए वो एम्प्लॉय की होती है, एंड मस्ट बी सेटल्ड ड्यूरिंग द डिसॉल्यूशन प्रोसेस, या तो डिसॉल्यूशन प्रोसेस में उसको सेटल कर दो, दे दा के खत्म करो जिसकी है, और ट्रीटेड एज ए एक्सटर्नल डेप्ट, और अगर वो नहीं लेके जा रहा तो एक्सटर्नल डेप्ट उसको ट्रीट किया जाता है। पर कौन इस जमाने में कोई छोड़ता है क्या। चलो नेक्स्ट, what is the effect on the book of account when the partnership deed is dissolved। तो book of accounts पे क्या इफेक्ट होता है जब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, डिसॉल्व होती है। तो सारे बुक ऑफ अकाउंट्स आपको क्या करने पड़ते हैं, क्लोज। अरे बेटा जी बता तो रही थी कि सारी एसेट और सारी लायबिलिटीज को आप रियलाइजेशन अकाउंट में, रिवैल्यूशन नहीं, 2 अकाउंट है, रियलाइजेशन और रिवैल्यूशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में नाम ही है रियलाइज, यानी उसको मार्केट में बेचोगे और कुछ पैसा आपको रियलाइज होगा,
ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाकर क्या करोगे, उनको क्लोज करोगे। तो ऑल अकाउंट्स आर क्लोज्ड, ऑल अकाउंट्स आर क्लोज्ड। ढंग से लिखना बच्चों, रुको मैं बताती हूँ, ढंग से नहीं लिखा हुआ है। चलो यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बुक ऑफ अकाउंट व्हेन अ पार्टनरशिप डीड इज क्लोज। तो व्हेन द पार्टनरशिप डीड, यहाँ से लिख रहा है व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज डिसॉल्व्ड और क्लोज्ड, तो सारे बुक, ऑल द बुक ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय टेकिंग देम इन अ रियलाइजेशन अकाउंट। लिख लो वापस, मैं वापस बोल रही हूँ, वहां पे ढंग से नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें मैं ढंग से लिख दूंगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप लिखो। When a partnership firm is dissolved, all the accounts, all the balance of the accounts, लिखो, all the balance of the accounts will be transferred to the realization account, okay, for close them, ठीक है। क्लोज करने के लिए हम उनको वहां लेके चले जाते हैं। In which type of debenture the interest coupons are to be attached when debenture with debenture certificate। तो in which type, अच्छा in which type of debenture, जो इंटरेस्ट जितना परसेंटेज देना है, जैसे 10% डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है, तो उस पे आपको कौन से किसके साथ अटैच करना है, आर टू बी अटैच विद द डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो कौन से टाइप में डिबेंचर में अटैच करना होता है, तो बियरर डिबेंचर में अटैच करना होता है। तो पढ़ते क्या लिखा है, बियरर डिबेंचर आर ट्रांसफर्ड बाय सिंपली डिलीवरी एंड इंटरेस्ट इज पेड टू whoever's प्रेजेंट द अटैच्ड कूपन। जितना भी अटैच कूपन में इंटरेस्ट लिखा हुआ है वो आपको मिलता रहेगा, तो आपको वो अटैच करना पड़ता है। एक्चुअली क्या है, ये मैंने लिखने के लिए हमारे एडिटर को दिया था, पता नहीं कहां से कहां शब्द कर दिए, तो जो शब्द इधर उधर हो रहे हैं उनको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेना। आंसर इज करेक्ट, बियरर डिबेंचर्स आएगा आंसर, ठीक है। तो राइट डाउन एज पर द क्वेश्चन, तो लिखना बियरर डिबेंचर, in bearer debenture the interest coupon are to be attached with the debenture certificate, okay, you have to write down only this, वो लैंग्वेज मत लिखना। by which ratio liquidity is measured, तो liquidity बोलो कौन से रेशियो से मेजर की जाती है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो से। तो either you can write it like this कि करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो is liquidity of the company is measured by current ratio and liquid ratio। लिख लो, liquidity is measured by current ratio and liquid ratio। These ratio access the firm ability to meet its short term obligation using its current and liquid asset। तो current ratio and liquid ratio, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा में लिख दिया है, आप बोलो थ्योरी मैम वैसे याद नहीं होती, आप क्या ये इतना टिपिकल लैंग्वेज लिखवा रहे हो। ओके कोई बात नहीं, मैं इसलिए तो आपको समझा के बता रही हूँ। तो आप ऐसे लिखना, current ratio and liquid ratio is used for measuring liquidity of a firm, okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, how many parts are ratio classified into, तो रेशियो कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है, 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, 4 मेन कैटेगरीज है। चलो नेक्स्ट, हाँ आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो मैं करेक्ट कर दूंगी, सिंपल लैंग्वेज कर दूंगी, सो इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। तो पीडीएफ में आपको करेक्शन मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट, कभी कभी होता है कि तुम टारगेट देते हो ना तभी ऐसा होता है, टारगेट मत दिया करो मेरे को, तो मैंने पढ़ा ही नहीं, पहले डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। विच ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कौन सा ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है बताओ। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रेवेन्यू, यानी आपके रूटीन ऑपरेशन से, यानी आपके रेवेन्यू से रिलेटेड जितने होंगे, और आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन होंगे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। तो मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज इज नोन एज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो सब ऑपरेटिंग, नाम ही है ऑपरेटिंग, बिजनेस को ऑपरेशन, आप ऑपरेशन क्यों कर रहे हो, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू मेन रेवेन्यू, आपके बिजनेस की जो मेन रेवेन्यू है उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो ट्रांजेक्शन क्या कहलाएंगे, आपके क्या कहलाएंगे, comes under the operating activity। चलो, to which activity increase and decrease of bank overdraft is recorded, बताओ कौन से में रिकॉर्ड किया जाता है।
बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, पहले तो ये बता दो, जब आपके अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है उससे ज्यादा आप विड्रॉ करते हो तो दैट इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है गिवन बाय द बैंक ऑन अ करंट अकाउंट पे देता है। बैंक हर किसी को फैसिलिटी नहीं देगा। अगर आपके पास ये पर्सनल अकाउंट है तो आपको नहीं मिलेगा। बिजनेसेस के करंट अकाउंट होते हैं हमारे कॉमर्शियल बैंक में। जैसे अगर मैं श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के नाम से अकाउंट खुलवाऊंगी तो वो मुझे मतलब इंडिविजुअल अकाउंट नहीं देंगे, सेविंग अकाउंट नहीं देंगे, वो कौन सा अकाउंट देंगे, करंट अकाउंट। तो बिजनेस के नाम से जब आप बैंक में, कॉमर्शियल बैंक मतलब जो नॉर्मल, जब जिससे कस्टमर डील करता है वो कॉमर्शियल बैंक होते हैं। तो जैसे मैं एसबीआई में गई और मैंने श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के नाम से अकाउंट खुलवाया तो वो मुझे सेविंग अकाउंट ओपन करके नहीं देंगे, वो कौन सा अकाउंट ओपन करके देंगे, करंट अकाउंट। तो बिजनेसेस का कौन सा होता है, करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट पे ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, शॉर्ट, क्यों, क्योंकि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। अगर बिजनेस को रूटीन ऑपरेशन के लिए छोटे छोटे पैसों की जरूरत है तो आपको इधर उधर दौड़ना नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड में भी लिमिट होती है और ऐसे ही बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी 10-15 दिन के लिए देती है। सो चेंजेस इन इट्स बैलेंस आर क्लासिफाइड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि आपको एक भले थोड़े से पीरियड के लिए, लेकिन आपको एक फंड मिल रहा है काय के लिए, आप बिजनेस में उसको यूटिलाइज करोगे। तो वो कौन सी एक्टिविटी, मैंने पहले भी बताया था, जैसे आप इक्विटी इश्यू करते हो, प्रेफरेंस इश्यू करते हो, लोन लेते हो, वो सब किस एक्टिविटी के अंदर आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। तो ये भी तो एक तरीके से आपके बिजनेस को क्या मिल रहा है, फाइनेंस मिल रहा है। ऑपरेशन जो बाई चांस रुक जाता है, कई बार रॉ मटेरियल अटक जाता है, तो उसके लिए कई लोग तो, पता है आपको, कई लोग तो ओवरड्राफ्ट लेकर शेयर मार्केट में भी लगाते हैं आजकल। आप भी करते हो ऐसा, वेरी गुड। तो वो क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, क्लासिफाइड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन टेक इट राइट नाउ। लेकिन जो आंसर मैंने करेक्ट करवाया उसको करेक्ट कर लेना। थोड़ी मतलब ऐसा नहीं है गलत है आंसर, अहमदाबाद, ठीक है, आपको मेरी फोटोज मिल जाएगी वहां पे। तो वहां पे अगर अभी तक आपने रिव्यूज नहीं किए हैं तो प्लीज एक रिव्यू बनता है ना, मैं आपको कितना प्रीशियस टाइम दे रही हूँ, ठीक है, तो प्लीज एक रिव्यू दे दो। आपने देखा ही है, जब बड़े बड़े पेपर्स होते हैं, जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो मैं आपसे इतनी बात करती नहीं हूँ, तो सेक्शन बी आराम से कर लेंगे, छोटा छोटा सा है 10 मिनट का, इसलिए आपको इतना बोल रहा हूँ। चलो आ जाओ फटाफट चलते हैं। व्हाट इज द वेट इन इंडेक्स नंबर फॉर्मेशन। तो इंडेक्स नंबर फॉर्मेशन में वेट क्या होता है, स्टेट द टू पॉपुलर मेथड ऑफ असाइनिंग एक्सप्लिसिट वेट। ओके, द नंबर मतलब किसी चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, यही तो वेट्स बताते हैं। वेट क्या बताता है, जैसे आप अपना सैलरी आई, उसको आप कैसे खर्च करते हो, तो उसको वेट दे दो। भाई सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है सबसे इंपॉर्टेंट काम खाने में, तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेट दे दो आप। तो भाई 50% पैसा चल जाता है खाने में, फिर मतलब 20% या 10% पैसा चल जाता है पढ़ाई में, फिर 10% पैसा शॉपिंग्स में, फिर 10% पैसा ऑफिस रेंट वगैरह में। तो इस तरीके से आप क्या देते हो, इंपॉर्टेंस के बेसिस पे वेट देते हो, वही वेट होता है। तो पढ़ते देखो, देन एक काम करते हैं, आज हम ये वाला कलर लेते हैं। The number associated with item or proportion for their importance it's called weight. Importance मैंने बोला ना, importance के अकॉर्डिंग आप जो परसेंटेज में उन्हें नंबर्स देते हो वो क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। The two popular method for assigning explicit weight, explicit weight के बात करें total expenditure and family budget, ठीक है। चलो next, what is the value of R if all the points plotted in a scatter diagram lies on the same straight line, not lies on the same line, not the straight line, straight line नहीं है पर सब एक ही लाइन पे प्लॉटेड है, तो क्या होगा, या इधर आपका परफेक्ट पॉजिटिव होगा या फिर परफेक्ट नेगेटिव होगा। इफ ऑल द पॉइंट, ये तो वैल्यू ऑफ आर पूछा है तो आपको नंबर्स में लिखना है। इफ ऑल द पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम लाइन द वैल्यू ऑफ आर इज आइदर 1 और -1। 1 होगा तो परफेक्ट पॉजिटिव और -1 होगा तो परफेक्ट नेगेटिव। इफ द पॉइंट डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, अगर सेम लाइन में नहीं है तो आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कहीं पर भी आ सकती है। जैसे आप ये वाला बनाते हो, ऐसे तो जा रहे पर सेम लाइन में
नहीं है, ठीक है, तो फिर वैल्यू यहाँ पे फॉल करेगी। और अगर सेम लाइन में होते हैं सारे पॉइंट ऐसे, ठीक है, तो वैल्यू परफेक्ट पॉजिटिव होगी। ऐसे आ रहा हो तो, ऐसे बन रहा हो तो परफेक्ट नेगेटिव, ऐसे बन रहा हो तो परफेक्ट पॉजिटिव। यहाँ पे प्लस, अरे यार रुको बच्चों, हाँ यहाँ पे +1, मारूंगी तेरे को मैं बहुत। और यहाँ पे -1, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। स्टेट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है बताओ? अ स्टैटिस्टिकल मॉडल which describe the cause effective relationship between two variables x and y is known as linear regression model। ठीक है, वापस सुन लो। a statistical model which describe the cause effective relationship किसके बीच में? between two variables x and y is known as linear regression model। और उसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, y is equal to a plus bx प्लस म्यू। और ये सब लिखना जरूरी है। Here y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इन्हीं तो दो वेरिएबल की तो बात कर रहे हैं। a कांस्टेंट होता है, कोई फिक्स वैल्यू होती है, b भी कांस्टेंट होता है। यानी b क्या बताता है कि x में इतना चेंज करने पर b में कितना चेंज, सॉरी y में क्या चेंज होगा वो b बताता है, और यूनिट फ्री होता है। और म्यू क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ऑफ द मॉडल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये पूरा ऐसे कैसे लिख देना आपको। What is mean by analysis of the time series? Analysis of the time series क्या होता है? The method obtain the estimate of different component of a time of a time series is known as एनालिसिस ऑफ द टाइम सीरीज। तो जो भी मेथड है जो आपके एस्टिमेट्स को, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एस्टिमेट्स को एक सीक्वेंसिंग वे देता है, एक टाइम सीरीज में अरेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं? एनालिसिस ऑफ द टाइम सीरीज। ठीक है, तो द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ एस्टिमेट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, राइट द डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड फेवरेबल आउटकम्स। चलो रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। The experiment which is interdependently repeated, which can be, interdependently क्या बोलते हो? Independently, यानी वो किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट दूसरे एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड। जैसे कॉइन उछाला तो पहली बार उछाला तो हेड आया, दूसरी बार उछाला तो वो हेड के हेड रिजल्ट पे डिपेंड होगा क्या दूसरे का रिजल्ट? नहीं, तो इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो the experiment which can be independently repeat under an identical condition and all its possible outcomes are known। आपको ये तो पता है कौन से रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे कॉइन उछाला तो आपको पता है हेड आएगा या टेल आएगा, पर which one will occur, कौन सा आएगा, cannot be predicted, ये आप पता नहीं लगा सकते with certainly बिफोर कंडक्टिंग द, मतलब 100% श्योरिटी के साथ आप नहीं बोल सकते बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने से पहले। जैसे मैंने कॉइन उछाला और मैंने ऐसे कर लिया तो आप बता सकते हो हेड होगा टेल 100% श्योरिटी के साथ? नहीं, तो उसको ही बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, इंडिपेंडेंट होता है। पहला एक्सपेरिमेंट हो गया, हेड आ गया, दूसरी बार उछालो तो पहले वाले के रिजल्ट पर दूसरे वाले का रिजल्ट डिपेंड नहीं होगा। अब पढ़ते हैं, द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली, यानी एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दूसरी बार जब एक्सपेरिमेंट करोगे उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंटली रिपीटेड। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? सब सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल कंडीशन, एंड ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। पॉसिबल आउटकम पता है आपको, बट विच वन विल अकर, कौन सा आएगा ये आपको नहीं पता। कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद, मतलब आप गेस कर रहे हो कि हेड आएगा या टेल आएगा, वो अलग बात है। विद श्योरिटी बोल रहा है, विद सर्टेनिटी बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। और डेफिनेशन पूछिए बच्चों, तो अगर आपको आज तक किसी ने बताया है या नहीं आई डोंट नो, पर डेफिनेशन पूछिए तो इट शुड बी वन वर्ड टू वर्ड एज इट इज होनी चाहिए। लेकिन एक्सप्लेनेशन पूछा हो देन यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट, फेवरेबल आउटकम क्या होता है? दूसरी एक और पूछी थी, फेवरेबल, द स्पेसिफिक आउटकम विच अ रैंडम एक्सपेरिमेंट
that meet the criteria of a particular event or a desired result. जैसे मैंने डाइस फेंका और मैं बोलूं मेरा डिजायर्ड रिजल्ट है कि या तो मुझे 4 मिलना चाहिए, मोर देन 4 मिलना चाहिए, तो मोर देन 4 में क्या आ गया, या तो 4 नंबर, मोर देन 4 में आ गया 5 और 6, 4 थोड़ी आया, मोर देन 4 यानी 5 या 6, ये मेरे डिजायर्ड रिजल्ट है, तो ये मेरे फेवरेबल आउटकम हो गए एम। तो मेरा आंसर होगा उसका प्रोबेबिलिटी होगी उस इवेंट की 2/6, क्योंकि टोटल आउटकम होते हैं 6 और मेरे फेवरेबल आउटकम कितने हैं 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/6। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं, व्हेन एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया और अ कंडीशन इज मीटिंग इन द आउटकम और द रिजल्ट ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज नोन एज फेवरेबल आउटकम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट राइट द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का होता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वेरी गुड, एनसीएक्स पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, लेकिन आगे ये लिखना मत भूलना, इतना लिखना जरूरी है तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, और ये लिखना भी मत भूलना, हमें फॉर्मूला तो याद होता है पर ये हम नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो पूरा पूरा लिखना है जैसे आपको मैंने दिखा रही हूं। ठीक है, वो पूरा पूरा आपको लिखना है। चलो, तो x यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल, n क्या है, नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स, एंड p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और q क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर, यानी 1 माइनस p। What is the squeeness of normal distribution? What are the parameters? तो पैरामीटर तो म्यू एंड स्टैंडर्ड डिवीजन होता है। स्क्वीनेस ऑफ सक्सेस क्या होता है, द स्क्वीनेस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। तो द स्क्वीनेस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज 0 और पैरामीटर होते हैं म्यू एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, इसको खाली इतने को अंडरलाइन करते हैं, इज 0। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 28। मीन एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 11 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल। तो अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो तो म्यू माइनस Q1 इज इक्वल टू Q1 है, ये इज इक्वल टू Q3 माइनस म्यू, ये याद है। ठीक है, अब इसमें लिख लो वैल्यूज जो जो दे रखी है। तो देखो म्यू यानी मीन कितना दे रखा है 11, तो 11 माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल है 3 इज इक्वल टू Q3 नहीं दे रखा है, ऐसे कैसे लिख दो माइनस 11। ठीक है, अब एक को फेंको एक साइड में, तो Q3 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये इधर आ जाएगा, तो 11 माइनस 3 और ये आ जाएगा प्लस 11 इज इक्वल टू Q3। 11 से 11 चला गया, एक मिनट इधर आएगा तो प्लस, अरे प्लस प्लस चला कहां गया, चला थोड़ी गया। 11 प्लस 11 22 हो गया, और 22 माइनस 3 इज इक्वल टू Q3, और Q3 इज इक्वल टू कितना बच गया 19। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, 28 हो गया, 29। डिफाइन द, क्या बोला है, डिफाइन द डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए एंड पंचर्ड, ये पंचर्ड बार बार पूछ रहा है तो अच्छे से तैयार कर लेना। पंचर्ड डेल्टाहुड क्या होता है, पंचर्ड डेल्टाहुड नेबरहुड ए क्या होता है। तो देखो, इफ ए बिलोंग्स टू आर and delta is non-negative real number, then the open interval a minus delta or a plus delta is called delta neighborhood of a and denoted by n ब्रैकेट, मतलब नेबरहुड वाला लिखना है, तो n ब्रैकेट में a कॉमा डेल्टा। ठीक है, तो क्या बोला, इफ a, ये जो साइन होता है इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, a बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर, a बिलोंग्स टू r यानी a अगर कोई रियल नंबर होता है, and delta is a non-negative real number है, and then the open interval, तो open interval होगा a minus delta और a plus delta is called delta neighborhood of a and denoted by this sign। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं पंचर्ड वाला, if a belongs to r
R is a real number or E यानी belongs to, and E is a non-negative real number, then the open interval A minus delta A plus delta minus A, ठीक है, is called, ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या अलग है, ये अलग है, ठीक है, यहाँ पे इतना ही था और यहाँ पे उसमें से क्या माइनस किया है, दोबारा A माइनस किया है, इज कॉल्ड पंक्चर्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ A एंड डिनोटेड बाय, देखो क्या डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है खाली, ठीक है, वहां पे लिखा था एन ब्रैकेट में A और डेल्टा, यहाँ पे एन मल्टीप्लाई साइन, ऊपर साइन स्टार का ब्रैकेट में A कॉमा डेल्टा, तो उसको जब आप ओपन करोगे उसको तो वो कैसा साइन बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, ये ओपन करोगे तो ये आएगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, हाउ विल बी द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a इफ द फंक्शन इज मैक्सिमम एट x माइनस a, तो क्या होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेस देन 0, छोटे पढ़ते हैं, इफ फंक्शन इज मैक्सिमम एट x is equal to a, the second order derivative of a function x is equal to a will be negative और that is less than 0, तो उसका क्या होगा, ये मैंने अभी आपको बताया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ऐसे लिखता है, सेकेंड